हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में पिछली क्लास में हमने पढ़ा सीड्स, ठीक है, और इंटरनल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल सीड, मोनोकॉट एंड डाइकॉट का फिर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक आ जाता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड, ठीक है। और इसी में एक टॉपिक और हम ऐड कर लेते हैं जिसमें हम डाल सकते हैं अडैप्टेशंस ऑफ सीड। सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया महत्व। महत्व और अडेप्टेशन का मतलब हो गया अनुकूलन। सिग्निफिकेंस तो हम प्रारंभ से पढ़ ही रहे हैं कि सीड्स की वजह से ही एंजियोस्पर्म जो है उनकी डिस्पर्सल हुआ है, सब जगह उनका वितान फैला है, प्लस वो बहुवर्षीय संरचना जो है उसको अडेप्ट कर पाए हैं क्योंकि इनके एम्ब्रियो में एक विशिष्ट वो है एक तरीके से अडेप्टेशन, जिसकी वजह से इनका एम्ब्रियो जो है वो डेवलप स्टेज में किस में आ जाता है, सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाता है, और सीड जो है आसानी से उस विषम परिस्थिति को झेल सकते हैं क्योंकि एम्ब्रियो सबसे नाजुक अवस्था है या नाजुक भाग होता है एक विकासशील या विकसित हो रहे पादप का। तो ऐसे में वो ज़्यादा विषम परिस्थितियों को या अनहैबिचुअल प्रोसेस को झेल नहीं सकते और मृत हो जाते हैं। तो सीड के अंदर इसी चीज़ को देखा गया है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें अडेप्टेशन। अडेप्टेशंस क्या? तो एक अडेप्टेशन तो ये होता है कि किसी पादप में विशिष्ट परिस्थितियों के लिए या एक तरीके से एडवर्स जो जियोग्राफिकल अडेप्टेशन वो परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी का होना या डेसिकेशन का होना या किसी अदर टॉक्सिक सब्सटेंस की एक्टिविटी या किसी गैसेज की एक्टिविटी, ठीक है, इन सारों के प्रति अडेप्ट होना। एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हम अडेप्टेशन जो शब्द पढ़ेंगे वो बाह्य कारकों के लिए तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है अडेप्टेशन कौन सा, कि जैसे सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो सस्पेंडेड फॉर्म में और किसी कारण से वो अडेप्ट होकर उस एम्ब्रियो जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में गया हुआ है, लेकिन उसको उस फॉर्म में तब तक रोकना जब तक कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो और डेवलप होता हुआ एम्ब्रियो जो है वो पूर्ण पादप में डेवलप होने की क्षमता ना रखे, तब तक उसको सस्पेंड रखना, ये भी तो एक इसी की ही स्ट्रक्चर का या इसी के ही अडेप्टेशन का भाग है, ठीक है, कि हमने कुछ देर के लिए सस्पेंड किया था, सीड भी बनाया था, लेकिन सीड जो है वो पूरी तरीके से कंडीशन फेवरेबल हुई नहीं, उससे पहले जर्मिनेट हो गया, देन डिस्ट्रॉय। तो सारी मेहनत बेकार गई, सारा का सारा जो व्यय हुआ वो कोई का मतलब का नहीं रहा, और इसकी वजह से सीड्स जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म को फॉलो भी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब अडेप्टेशन बाहर से ही नहीं, अडेप्टेशन अंदर से भी जरूरी है, जो कि सीड को सीड बनाए रखेगा, ठीक है, प्लस उसे जर्मिनेट तभी होने देगा जब ये एंश्योर हो जाए कि बाहर की कंप्लीट जो व्यवहार है वो इस तरीके का है कि क्या नहीं हो सकता, सीड जो है वो एम्ब्रियो जो है जर्मिनेट होकर नष्ट नहीं होगा और कंप्लीट पादप को बना लेगा, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सिग्निफिकेंस में हम बात करें तो सीड जो है उसकी स्ट्रैटेजी भी अलग है, सीड्स की साइज भी अलग है, जैसे कि सबसे बड़ा सीड कौन सा हो गया, लोडोइसिया, लोडोइसिया, मालडीविया, लगभग 6 किलोग्राम तक के इसके सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें सबसे छोटा तो वो है लगभग ऑर्किड,
लगभग 20 मिलीग्राम, तो इसकी तुलना में नगण्य दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में सस्पेंडेड एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की साइज यहाँ पे मैटर नहीं कर रही, उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से ये दोनों के दोनों अपने पेरेंट्स प्लांट्स को डेवलप करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो की साइज मैटर नहीं कर रही है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान उनको पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की एबिलिटी, उनके हार्मोन्स की एबिलिटी, उनमें पाए जाने वाले एंजाइम्स एंड मेटाबोलाइट्स की एबिलिटी, वो जो है एम्ब्रियो को प्लांट के डेवलपमेंट में काम करती है और वही इनकी वायबल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये है सीड के अंदर। तो अब एक सीड एक छोटी सी चीज है जिसके अंदर कंप्लीट पेड़, जैसे अगर अपन एक पीपल के पेड़ की भी बात करें तो पीपल का पेड़ बहुत विशाल तला, ठीक है, और उसके अगर से अपन सीड की बात करें तो बहुत ही छोटा सा माइनर सा सीड होता है। एक सिंपल से उसके फ्रूट के अंदर या जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर अनेकों सैकड़ों फ्रूट जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ वहाँ पे हो रही है। तो एक सीड में इतनी बड़ी एबिलिटी कि वो संपूर्ण पादप को डेवलप कर देगा, एक चीज़। दूसरा, उसके अंदर सबसे बड़ी एबिलिटी उसकी कि वहाँ पे एम्ब्रियो जो है उसको डेसिकेशन से बचाना है, फिजिकल स्ट्रेंथ से बचाना है, या कुछ फिजिकल बैरियर से बचाना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस किस में आ जाती हैं? सीड्स में। निलंबक सहजीवन के रूप में अगर अपन बात करें तो एक सीड जो है उसके अंदर वाटर डेसिकेशन में लगभग कितना 5 से 12%, मतलब बहुत लो कैपेसिटी है 5, ठीक है, 5 से 12% वाटर। और ज़्यादातर अगर अपन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें, एंजाइमेटिक रिएक्शंस की बात करें, तो ये सारी की सारी किससे कंट्रोल हो रही हैं? ये सब कंट्रोल होती हैं किससे? क्या बोलते हैं? एंजाइमेटिक रिएक्शन से, एंजाइम से। और एंजाइम जो हैं वो भी वर्किंग कंडीशन किस पे चलते हैं? वाटर, वाटर से कंट्रोल होता है पीएच, ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर। तो यहीं से अगर अपन एक शब्द लें इन एनिमल्स, और एनिमल्स में भी कौन से? रेप्टाइल्स। तो इनके अंदर एक प्रोसेस होती है दैट इज हाइबरनेशन। ठीक है, इस हाइबरनेशन पीरियड की अगर अपन बात करें तो कुछ विषम परिस्थितियों में पाए जाने वाले जीव जो हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कम बरसात वाली, या बहुत ज़्यादा बर्फ़, ज़्यादा गलत बोल दिया, बहुत ज़्यादा जहाँ पे महीनों तक बर्फ़ रहती है, या बहुत ज़्यादा पानी रहता है, या बहुत कम पानी की बरसात होती है, ऐसे कुछ विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए एनिमल्स के अंदर एक विशेष अडेप्टेशन है जिसे हम बोल देते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को हम वैसे तो बोल सकते हैं सुप्त काल उनके लिए। इस अवस्था में ये क्या कर लेते हैं? इस अवस्था में ये अपनी समस्त मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कम कर लेते हैं, अंगों में जाने वाली एनर्जी सोर्स को रोक देते हैं, ब्लड सप्लाईज को रोक देते हैं, और ये केवल मेन ऑर्गन्स तक ही ब्लड सप्लाई एंड एनर्जीज को रिड्यूस करते हैं, जिसमें जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए। ठीक है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। मेरे 20 मिनट रह रहे हैं अभी, 20 मिनट रह रहे हैं मेरे। क्या किसको शुरू किया है? 20 मिनट रह रहे हैं। इससे मेरी कोई हेडेक नहीं है, 4 बजे से नहीं छोड़ू। ठीक है, तो एनिमल्स या हाइबरनेशन की अगर अपन बात करें रेप्टाइल्स में, तो हाइबरनेशन पीरियड, तो इसमें क्या हो रहा है, जो अभी हमने बताया कि ये अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं, और रोक कर क्या कर रहे हैं? हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। क्लियर है? तो इसकी वजह से ये विषम परिस्थितियों को झेल लेते हैं। एक तरीके से जीव जीवित है, लेकिन समस्त ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाता है? मृत के समान रहता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या हम कह सकते हैं ये अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर लेते हैं, कर देते हैं कुछ समय के लिए। कोशिकाओं की मेटाबॉलिक रिएक्शंस और जो उनकी ग्रोथ है उसको क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा गुण। तो यही चीज जब हम प्लांट्स में लेके आए, तो प्लांट्स में क्या किया? डेवलपमेंटल एम्ब्रियो जो है
जो कि अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। इसकी सभी कोशिकाएं कैसी हैं, मेरिस्मेटिक टाइप की हैं, समान कोशिकाएं हैं, और अभी तक ये एक तरीके से डिफरेंशिएशन या रेडिक्यूल या प्यूम्यूल के रूप में डेवलप नहीं है, केवल कॉटिलिडन्स रिजर्व फूड के रूप में है। तो ये एम्ब्रियो किस में चले जाता है, सस्पेंडेड। सस्पेंशन में, ठीक है। अर्थात ये अपनी सेल ग्रोथ व मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, रोक देता है, अस्थायी, ठीक है। और इस अस्थायी रोकने के लिए इससे काफी कुछ इंटरनल मटेरियल्स या टॉक्सिक मतलब हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है, फिजिकल बैरियर्स के साथ साथ इनकी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसी चीज को यहां पे बोला जाता है डोरमेंसी। दैट सस्पेंशन पीरियड इज नोन एज डोरमेंसी। सुप्त, दैट इज सुप्त अवस्था, सुप्तावस्था, ठीक है। यही खासियत है किसकी, सीड की। और जो ही इनको इनकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है, ये वापस अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ऑन कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि इतनी सारी चीजें इनको मिलेगी कहां से, क्योंकि टिश्यूज को डेवलप होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी है कहां, ये एनर्जी अपने कॉटिलिडन्स में क्या करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी एंजाइम्स आदि को क्या रखते हैं, स्टोर। और जरूरत पड़ने पर जो ही इम्बिबिशन होता है, वाटर अवशोषण होता है, ये एंजाइम सक्रिय होते हैं। जैसे कि अगर अपन जौ की बात करें तो उसमें है बीटा अमाइलेज, वो उसकी वसा या स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज, और ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस में, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और उस एनर्जी की वजह से बाकी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एंड सेल डिवीजन में उसको क्या मिलती है, हेल्प, दैट इज सीड जर्मिनेशन। और वो रेडिक्यूल एंड प्यूम्यूल को डेवलप करता है। फर्स्ट इनिशियल स्टेज में जो कॉटिलिडन्स है वो वापस फोटोसिंथेसिस एंड देन डेवलपमेंट स्टार्ट ऑफ द न्यू प्लांटलेट, ठीक है। ये सारी संरचना जो है ये सीड के द्वारा यहां पे कॉज की जाती है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर अपन इस विशिष्ट प्रसुप्तावस्था के दे, तो जैसे कि सीड किसी में ये बहुत कुछ दिनों की, किसी में कुछ हफ्तों की, महीनों की, और किसी में सैकड़ों वर्षों तक ये गुण होता है। जैसे कि अगर अपन लहसुन की और प्याज की बात करें तो इसके सीड्स जो है मुश्किल से 2 से 3 माह तक ही वाइबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जर्मिनेट होने के लायक नहीं होते। इनमें एम्ब्रियो में सस्पेंशन बहुत कम टाइम के लिए मिलता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो जैसे कि वहीं और ऑर्किड्स या दूसरे प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर मैनी मोर ईयर्स, जैसे गेहूं की बात करें तो लगभग 5 से 7 वर्ष, मक्का की बात करें तो 5 से 7 वर्ष, चने की बात करें तो इसी तरीके से। तो मैनी मोर ईयर्स तक जो है वो इनमें क्या है, मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी स्पीसीज। उसके अलावा जैसे एक रहस्यमय तरीके से कुछ ऐसे सीड्स मिले, जैसे चाइना के एक गांव के अंदर जो है पवित्र कमल के सीड्स मिले, जो कि लगभग 2.5 मीटर नीचे जमीन में गड़े हुए थे, और उनको जब टेस्ट किया गया तो उनमें सीड जर्मिनेशन स्टेज में पाए गए, मतलब वो जर्मिनेट होने के सक्षम थे। उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो उसका वर्ष निकला लगभग 1288 वर्ष, ठीक है। अर्थात वहां पे उस कमल के सीड में जो है वो 1000 वर्ष से भी अधिक वर्ष तक के लिए कैसे थे, वो वाइबल थे। तो ये इनमें सबसे बड़ी गुण है, ठीक है। वहीं एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं लुपियंस का। ये बर्फ में दबे होने के बाद टुंड्रा प्लेस, जो टुंड्रा प्लेस है मतलब आर्टिक रीजन्स में, वहां पे ये सीड्स जो हैं वो दबे हुए मिले, और दबने के बाद जब इन्हें टेस्ट किया गया तो ये जर्मिनेट होने की एबिलिटी में थे। कार्बन डेटिंग और नई टेक्निक से पता लगा कि इनकी एज मैनी मोर 10,000 साल से ऊपर है, ठीक है। तो 10,000 साल तक अगर कोई सीड सस्पेंडेड पोजीशन में है और जर्मिनेट होने की एबिलिटी रखता है तो ये उसका सबसे एक तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड को ही डिनोट करेगा, जिसके अंदर इतना वो है। लगभग 1879 के अंदर विलियम जेन बेल जो साइंटिस्ट थे,
विलियम जे बेल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लगभग 1879 के अंदर कुछ खरपतवारों के अनेक सीड्सों को मिट्टी में दबाया, ठीक है, और प्रत्येक 5 से 10 वर्ष में उनकी टेस्टिंग की गई और उनकी वाइबिलिटी टेस्ट को चेक किया गया, सभी का नहीं, कुछ कुछ का, क्योंकि एक बार जर्मिनेट होने के बाद दोबारा थोड़ी जमा सकते हैं। तो ऐसे में उनमें से सैंपल्स निकाले गए और उनको जर्मिनेशन टेस्ट किया गया, तो लगभग 101 वर्ष बाद भी उनमें से अनेक प्रजातियों के सीड जर्मिनेट अवस्था में थे, अर्थात जर्मिनेट के लिए वो तैयार थे। तो ये चीज़ जो है सीड सिग्निफिकेंस को बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ होगी कि पादप जो है इस सीड की अवस्था में बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर इसके लायक जो है भोज्य पदार्थ और एंजाइम्स और हार्मोन्स ये अपने अंदर समाहित रखता है, जो कि जरूरत पड़ने पर ही स्टार्ट कर सकता है। उससे पहले ये कह रहेंगे शुष्क अवस्था में नॉर्मल एंजाइम्स 34 डिग्री से ऊपर नष्ट हो जाते हैं, मतलब 60 से 65 अगर डिग्री मिले तो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, दोबारा संयोजित नहीं होते। परंतु शुष्क अवस्था में जहाँ वाटर डेसिकेशन 5% है, इसके अंदर टेम्परेचर ये लगभग 120-130 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी टॉलरेट करके पुनः ठंडा होकर जर्मिनेशन स्टेट में वापस क्या हो जाते हैं, स्टार्ट होने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा एक तरीके से सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये जो सस्पेंशन है, निलंबन कह सकते हैं, सस्पेंशन कह सकते हैं, हाइबरनेशन कह सकते हैं, इनके कुछ विशिष्ट संरचनाएं या कुछ अडेप्टेशंस हैं जो सीड्स द्वारा फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां कुछ पॉइंट्स हम ऐड कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन। इन सीड्स। कारण, सस्पेंशन का मतलब हो गया सुप्तावस्था या प्रसुप्तावस्था, ठीक है। सुप्त अवस्था में जो एनिमेशन हो रहा है निलंबन के कारण, तो इनकी अगर अपन बात करें स्ट्रेटजीज की, तो डिलेइंग जो होती है उनमें कई कारण हो सकता है, जैसे कि सीड कोट एंड फ्रूट या पेरिकार्प, फल भित्ति, बीज आवरण, फल भित्ति या बीज आवरण की बनावट या की संरचना, ठीक है। इनकी बनावट किसकी है, किस प्रकार से बनी है, उसके आधार पर शीश जो है उसके कारण भी होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि मरुद्भिद पादपों में उच्च दाब और उच्च ताप को झेलने के लिए सीड जो है उनकी सीड कोट ज़्यादा हैवी और कठोर हो जाती है सेकेंडरी डिपोजिशन के कारण। और यही चीज़ इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पे बरसात बहुत कम हो रही है, लगभग 15 mm के नीचे, तो ऐसी कंडीशन में ये सीड कोट जो है वो इम्बिबिशन के द्वारा स्फुटित हो नहीं पाती और एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं हो पाता और सस्पेंडेड अवस्था में ही रह जाता है। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं। तो इनके ब्रेकिंग की अलग स्ट्रेटजीज हैं। तो यहाँ पे डेसिकेशन से बचने के लिए और तापमान से बचने के लिए कुछ सीड्स कोट या जो पेरिकार्प हैं वो बहुत ही हार्ड और थिक होती हैं और वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे दे सकते हैं, एम्ब्रियो की पोजिशन। एम्ब्रियो की पोजीशन, एम्ब्रियो की पोजीशन भी इसमें सस्पेंशन में कार्य करती है, क्योंकि क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज के लिए अगर अपन एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो इनके डेवलपमेंट और पुनः कोशिका विभेदन के लिए जो नेसेसरी रिजर्व फूड्स हैं या हार्मोन्स की जरूरत होती हैं, उनके बेस पे एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट क्या कर देता है, सस्पेंडेड कर देता है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम दे सकते हैं कि पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस या वेवलेंथ की लाइट का इफेक्ट, विशिष्ट प्रकाश
स्पेक्ट्रम के कारण की आवश्यकता के कारण, ठीक है। जैसे इसके लिए अगर अपन बताएं तो कुछ पादप ऐसे हैं जो कि शीत ऋतु में डेवलप होते हैं, परंतु उन्हें जर्मिनेट होने के लिए हाई टेम्परेचर से निकलना होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस उनके अंदर होती है। उसी तरीके से कुछ होते हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर डेवलप होते हैं, लेकिन उन्हें एक तरीके से जैसे हम बसंतीकरण के नाम से भी जानते हैं फ्लोरिंग में, तो वो जब तक द्रुत शीतलन में नहीं होकर गुजरते उनमें सस्पेंशन जो है ब्रेक नहीं होती, शीत डोरमेंसी ब्रेक नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के जो सस्पेंशन है वो यहाँ पे क्लियर कॉज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सीड्स में, बीजों में एनिमेशन क्या बोलते हैं, दमनक, इनहिबिटर्स, ठीक है। एनिमेशन इनहिबिटर्स, निलंबन, इनहिबिटर्स की अगर अपन बात करें तो संदमक आदि की उपस्थिति, ठीक है। संदमक की उपस्थिति के कारण भी ये क्या बोलते हैं घटना कॉज होती, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। अगर अपन टमाटर की बात करें तो उसमें है फेरुलिक एसिड। नींबू वर्ग की बात करें तो उसके अंदर है जैसे कि कार्बोनिक अम्ल। ये क्या करते हैं, सस्पेंशन को कॉज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट यहां पे हम बात कर सकते हैं ताप की आवश्यकताओं के कारण, विशिष्ट तापमान की आवश्यकता के कारण भी यहाँ पे सस्पेंशन होता है। तो ये जो सस्पेंशन, एनिमेशन और एडेप्टेशंस हैं, आज की क्लास में इतना ही। इन्हें हम इलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। इन्हें एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम कल की क्लास में इनको डिटेल में करते हैं।